वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हो रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के, और उसी का एक क्वेश्चन पेपर है। अभी आप लोगों ने आज दोपहर देखा होगा पेपर 1 अर्थात हिंदी अनुवाद का जो पहला वाला पोर्शन था उसको मैंने करवा दिया था, यानी कि हिंदी अनुवाद का जो फर्स्ट पेपर था ये सेकंड पेपर उसका है। और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लगातार आपके कमेंट आ रहे थे कि सर जी हिंदी अनुवाद 2 का क्या होगा, 2 का क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं जो पढ़ाता हूं वो पेपर 1 और 2 दोनों को मिला करके पढ़ाता हूं। मतलब हमारा मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव वाला आप देख लीजिएगा, सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर जो है फोर्थ सेमेस्टर के ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को समाहित करके मैं प्रश्नों को रखता हूँ। तो आप मॉडल पेपर को पूरे को तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों तैयार हो जाएगा, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये हिंदी साहित्य का सेकंड पेपर है, ठीक है, बीए फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी में। और हिंदी फोर्थ सेमेस्टर में जब आप पहुँचते तो आपको पता होगा हिंदी अनुवाद आपको पढ़ना होता है। तो HND 204 ये है, 203 वाला ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवा दिया है। आज दोपहर आप लोगों ने उसकी वीडियो देखी होगी, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड सेमेस्टर का वीडियो है वो भी एक प्रकार से आज 8 बजे से आप लोगों ने देखा होगा। तो ये बीए फोर्थ सेमेस्टर का जो एक प्रकार से पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का। CBCS मोड में परीक्षाएं हो रही हैं, लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव परीक्षा दोनों साथ साथ ही हो रही हैं इसकी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। 40 प्रश्न इस प्रश्न पुस्तिका में आपको मिलेंगे। 1 घंटे का समय होता है इसको हल करने का, 1.5 नंबर का एक प्रश्न होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए थे और उनका सही उत्तर क्या है। देखिए, और आप लोग मिला लीजिएगा प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था संस्कृति का अंग है, बताएं रीति रिवाज। अच्छा, मैं आपको यहीं पर एक बात और बता देना चाहता हूं, आप लोग अगर चाहते हैं कि आपका पर्चा जल्दी सॉल्व हो जाए तो आप जैसे ही पेपर हो तुरंत आप घर पर आएँ, उसकी फ़ोटो खींचें। फ़ोटो खींचने के बाद में तुरंत आप लोग जो है अच्छी फ़ोटो खींचे साफ साफ और PDF बना करके भेज दे, तुरंत भेज दें। या PDF ना वही बना पाएँ तो आप साफ सुथरा फ़ोटो खींच करके ही भेज सकते हैं हमारे नंबर पर 91 61 93 60 62। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा पर्चे को, ठीक है। कॉलिंग वगैरह मत करिएगा, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। चले, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया संस्कृति का अंग है। देखिए, रीति रिवाज, धर्म, जाति, वेशभूषा, खान पान, रिश्ते नाते, ये सब संस्कृति के यानी कल्चर के ही एक अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। उपर्युक्त सभी जिन्होंने डी लगाया होगा उनको 1.5 नंबर इसके लिए प्राप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, अनुवाद होता है, किसका होता है अनुवाद भाई? लक्ष्य भाषा का होता नहीं, लक्ष्य भाषा में अनुवाद होता है। किसका अनुवाद होता है? स्रोत भाषा का, यानी कि सोर्स जो लैंग्वेज होती है, सोर्स लैंग्वेज, उनका अनुवाद होता है। स्रोत भाषा का अनुवाद होता है। स्रोत भाषा का अनुवाद किस भाषा में होता है? लक्ष्य भाषा में होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? दूसरे का बी ऑप्शन इज राइट आंसर, स्रोत भाषा का अनुवाद होता है, ठीक है। मैंने कई बार आपको समझाया था। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है विश्व संस्कृति के आंतरिक संवाद का हिस्सा है। विश्व संस्कृति के आंतरिक संवाद का हिस्सा क्या है? सभ्यता, भाषा या अनुवाद? तो विश्व संस्कृति के जो विश्व संस्कृति में या हम संसार के कल्चर को जान पाए हैं, उनकी वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा के बारे में अगर हम पूरे संसार के बारे में जान पाए हैं तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है वो अनुवाद के द्वारा संभव हो पाया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी लगा देंगे। अनुवाद ने क्या किया है? विश्व संस्कृति के आंतरिक संवाद को बढ़ावा दिया है, या विश्व संस्कृति के आंतरिक संवाद का हिस्सा है कौन? अनुवाद। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसमें? सामाजिक विकास में, सांस्कृतिक विकास में या ज्ञान के विकास में? तो नॉलेज डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, इन तीनों में और भी चीज़ों में आप देखिएगा अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती। मैंने अनुवाद वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया भी था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे। अनुवाद की प्रक्रिया में न्यूनतम भाषाएं शामिल होती हैं, तो कम से कम 2 भाषाओं को होना परम आवश्यक होता है। बिना 2 भाषाओं के अनुवाद संभव नहीं हो पाए। एक भाषा तो होती है जिससे अनुवाद हम करते हैं, और दूसरी भाषा होती है जिस भाषा में हम अनुवाद कर, मतलब कि जिस भाषा में अनुवाद करना होता है और जिस भाषा से करना होता है। 2 भाषाओं का होना परम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 6ठा नंबर प्रश्न है अनुवादक को अच्छी जानकारी होनी चाहिए किसके बारे में? स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, यानी सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज, दोनों की अच्छी जानकारी अगर होगी अनुवादक को तभी वह एक प्रकार से अच्छे तरीके से अनुवाद को कर पाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया था आपसे 7वां नंबर, जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं उनमें ये प्रश्न बन सकते हैं। तो आप सभी लोग ठीक है इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और इस वीडियो के जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ उन सभी को आप ध्यान रख लीजिएगा, ताकि जब आपकी परीक्षा हो तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता ना पड़े। हालांकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवाया था, आप लोगों ने उसको भी देखा होगा। प्ले लिस्ट में सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी 4th सेमेस्टर की, तो आप देख करके आसानी से अपने पेपर को दे सकते हैं। अभी जिस पेपर की परीक्षाएं भी नहीं हुई हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, तो आप लोग हर एक सब्जेक्ट की वीडियो देख लीजिएगा। प्रश्न है, बहुभाषिक समाज का उपयुक्त उदाहरण है जर्मनी, फ्रांस, चीन या भारत। तो भारत जो है यह बहुभाषिक समाज का उपयुक्त उदाहरण, चूंकि भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है, बहुभाषिक समाज की सहज आवश्यकता होती है मातृभाषा की, अंग्रेजी भाषा की, संपर्क भाषा की। नहीं, तालमेल वाली भाषा है संपर्क भाषा, जिससे हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा पाएँ। संपर्क भाषा का काम ये होता है कि एक दूसरे के भावों को, भंगिमाओं को समझना। तो संपर्क भाषा के द्वारा ही एक प्रकार से बहुभाषिक समाज में हम एक प्रकार से समाज को डेवलप कर सकते हैं, समाज को एक सूत्रता में बांध सकते हैं। कोई संपर्क भाषा होगी तभी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने सी लगाया होगा उनका नंबर मिलेगा। 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बहुभाषिक समाज में अनुवाद के क्षेत्र हैं। बहुभाषिक समाज में अनुवाद के क्षेत्र दैनिक जीवन व्यवहार में भी हैं, विज्ञापन, शिक्षा, पर्यटन में भी हैं और सांस्कृतिक कार्यकलाप में भी हैं। ऑप्शन नंबर कार्यकलाप में भी हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, 10वां नंबर प्रश्न है, अनुवाद समाज, संस्कृति व भाषा को कमजोर करता है या समृद्ध करता है या उदार बनाता है। तो अनुवाद समाज, संस्कृति और भाषा को क्या करता है? समृद्ध और उदार बनाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी एंड सी दोनों करेक्ट आंसर हैं, तो जिन्होंने सी डी लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, 11वां नंबर प्रश्न है, रेनेसां यानी नव जागरण की चेतना के प्रसार में किसकी भूमिका नहीं है? देखिए, साहित्य की भूमिका उस समय थी और ज्ञान विज्ञान की भूमिका थी। ठीक है, अनुवाद की भूमिका थोड़ा कम थी, क्योंकि उस समय अनुवाद उतना डेवलप नहीं था। लेकिन ये 20वीं शताब्दी से आप देखते हैं अनुवाद ज़्यादा एक प्रकार से बढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए लगा सकते हैं। और हो सकता है इसमें या नहीं वाला थोड़ा सा गलत लिख गया हो, तो इसमें डी भी लग सकता है। हालांकि यहाँ पर आप देखिएगा अनुवाद की भूमिका जो है मेरे हिसाब से नवजागरण की चेतना के प्रसार में जो है शायद रही भी, कुछ हो सकता है कुछ मात्रा में रही हो, कुछ मात्रा में नहीं। तो इस प्रश्न को एक प्रकार से आप संदिग्धता में इसलिए रखेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रश्न है, ये पूरक प्रश्न है। मतलब ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं ताकि आप 40 के 40 प्रश्न सही ना कर दें। इसके चक्कर में एक आध प्रश्न आपसे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। हो सकता है यहाँ पर नहीं ना हो, यहाँ पर केवल है हो। अगर नहीं भी है तो उस समय साहित्य और ज्ञान विज्ञान का ही बोलबाला था, और उस समय नवजागरण की चेतना में इन्हीं दोनों की भूमिका ज़्यादा रही है। अनुवाद आप लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका। जिन्होंने ए लगाया होगा उनको नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। 12वां क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है, अनुवाद जोड़ता है, किसको जोड़ता है? बहुभाषिक समाज को तो जोड़ता ही है, भिन्न संस्कृतियों को भी जोड़ता है, भिन्न भाषा को भी जोड़ने का काम अनुवाद करता है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, उपयुक्त सभी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, 13वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यक्त किया जाता है। तो प्रश्न क्या है? अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यक्त किया जाता है। क्या स्रोत भाषा के विचार को, स्रोत भाषा के भाव और बिंबों को, या स्रोत भाषा की अंतर छवियों को? तो देखिए, स्रोत भाषा के जो विचार होते हैं, जो भाव होते हैं, जो बिंब होते हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं पे दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। तो आप डी लगा सकते हैं, उपयुक्त सभी को। 14 नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा, प्रश्न है, पुनरीक्षण हेतु उपयुक्त माना जाता है अनुवादक व पुनरीक्षक एक ही व्यक्ति ना हो। बिल्कुल ठीक है। अगर पुनरीक्षक का मतलब होता है, पुनरीक्षण करने वाला जो व्यक्ति होता है उसी को पुनरीक्षक कहते हैं। तो पुनरीक्षण की जो क्रिया होती है उसका मतलब होता है कि अनुवाद को जांचना, अनुवाद सही हुआ है या गलत हुआ है। हालांकि उसमें गलती ही पकड़ी जाती है कि भाई अनुवाद करते समय अनुवादक की जो गलतियाँ हैं उन्हीं गलतियों को सुधारा जाता है कि भाई ये गलती हुई, उसमें संशोधन किया जाता है। तो पुनरीक्षण उसी को कहते हैं। तो अगर अनुवादक और पुनरीक्षक एक ही व्यक्ति होगा तो फिर उसमें हो सकता है सही तरीके से ना चेक कर पाए। तो इसीलिए अनुवादक व पुनरीक्षक एक ही व्यक्ति ना हो तो भी ठीक है। ठीक है, अनुवादक व पुनरीक्षक एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिल्कुल ठीक है, पूरक होते हैं, क्योंकि जो कमियां रह जाती हैं अनुवादक के द्वारा पुनरीक्षक उसको पूरा करता है। तो इसीलिए पूरक हैं दोनों, और दोनों एक ही सृजनात्मक प्रतिभा व मानसिक क्षमता के अगर व्यक्ति होंगे तो फिर दिक्कत है, अगर नहीं होंगे तो चलेगा। क्योंकि एक दूसरों की प्रतिभा थोड़ी सी आगे पीछे होगी तभी एक प्रकार से जांच अच्छे तरीके से हो पाएगी। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त तीनों उपयुक्त है। क्योंकि जब
जो पुनरीक्षक होगा वो अनुवादकर्ता से थोड़ा सा अप ज़्यादा लेवल का ज्ञान रखेगा, तभी वो जांच पाएगा। जैसे बच्चों का कॉपी कौन चेक करता है? मास्टर चेक करते हैं, क्योंकि मास्टर उनसे ज़्यादा जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। उपरोक्त तीनों। 15वां क्वेश्चन से आप देखिएगा, सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद में अनुवादक और पुनरीक्षक का एक जैसा एक जैसा ना होना अनपेक्षित है या अपेक्षित है? तो अगर सृजनात्मक साहित्य के अनुवादक में पुनरीक्षक और अनुवादक एक जैसा ना होना अपेक्षित होता है, ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिएगा 16वां नंबर प्रश्न है, पुनरीक्षण करते समय किए जाने वाले संशोधनों को बांटा गया है 2 भागों में। पहली भाषाई संशोधन, दूसरा संकल्पनात्मक संशोधन। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। उपरोक्त तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे 17वां नंबर प्रश्न है, पुनरीक्षण या पुनरीक्षक के लिए अपेक्षित गुण क्या होते हैं? पुनरीक्षक को क्या क्या गुण होने चाहिए? सजग व सचेत होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अनुदित सामग्री के विषय का समय ज्ञान भी होना चाहिए। बहुपठित व बहुज्ञ यानी कि बहुत ज़्यादा जानकार होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी गुण होने चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 17 का। 18वां क्वेश्चन से आप देखिएगा, पुनरीक्षक में तटस्थता और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता? तो भाई पुनरीक्षक में तटस्थता और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। डरे ना कि भाई अगर अनुवादक से डर जाए कि भाई अनुवादक ने किया है तो उसको गलती कैसे निकाल दें, बिल्कुल एकदम से तटस्थ और निर्णय एकदम से लेने की क्षमता उसके अंदर होगी, तभी वो अच्छे तरीके से पुनरीक्षण कर पाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 19वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, पुनरीक्षण और मूल्यांकन एक ही हैं या अलग अलग हैं? तो पुनरीक्षण जो होता है वो क्या करता है? केवल गलतियों को पकड़ता है और उसमें संशोधन करवाता है। मूल्यांकन जो होता है वो अनुवाद के बाद में क्या करता है? वो एक प्रकार से गलती और मतलब अच्छी दोनों चीज़ों को एक प्रकार से बताता है कि भाई क्या गलतियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, अलग अलग है, पुनरीक्षण और मूल्यांकन अलग अलग है, बी ऑप्शन। 20वां क्वेश्चन से आप देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है अनुवाद की जांच से संबंधित प्रक्रिया है। अनुवाद की जांच से संबंधित प्रक्रिया पुनरीक्षण भी है और मूल्यांकन भी है। क्योंकि अनुवाद की जांच जो की जाती है वो पुनरीक्षण से भी और मूल्यांकन दोनों से की जाती है। ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं, मतलब सी एकदम से करेक्ट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, अनुदित पाठ की भाषा होनी चाहिए प्रभावी, संस्कारी या मानक या सहज? तो अनुदित पाठ की जो भाषा होनी चाहिए वो एक प्रकार से कैसी होनी चाहिए भाई? सहज होनी चाहिए। अगर अनुदित पाठ की भाषा सहज होगी तभी लोग जान पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन से आपका 22 नंबर प्रश्न है, अनुवाद प्रक्रिया का एक अंग है मूल्यांकन, परीक्षण या फिर दोनों? तो अनुवाद प्रक्रिया के दोनों अंग हैं, मूल्यांकन और परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, जिसमें अनुवाद की जांच के साथ साथ उसका परिष्कार, संशोधन और संपादन होता है, कहलाता है, तो उसको बोलते हैं पुनरीक्षण। पुनरीक्षण में ही क्या होता है? उसका परिष्कार होता है, संशोधन होता है, संपादन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अनुवाद मूल्यांकन की मुख्य पद्धतियां हैं। अनुवाद मूल्यांकन की जो पद्धति है मुख्य रूप से वो कौन कौन सी भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल पुनर्अनुवाद पर आधारित मूल्यांकन और अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन दोनों प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे 25 नंबर प्रश्न है, अनुवाद मूल्यांकन के आधार हैं क्लोज परीक्षण या बोधन परीक्षण या सास्वर पठन और उत्तम अनुवाद से तुलना करके हम परीक्षण कर लें? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी ये तीनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अनुवाद प्रक्रिया मतलब अनुवाद मूल्यांकन के सभी आधार हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा 26 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अनुवाद समीक्षा के प्रकार हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अनुवाद समीक्षा देखिए दो प्रकार हैं, एक साहित्यिक पाठ की अनुवाद समीक्षा और एक साहित्येतर पाठ के अनुवादों की समीक्षा। ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं, उपयुक्त तीनों विकल्प जो है आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा 27 नंबर प्रश्न है, अपनी प्रकृति और स्वरूप के आधार पर एक स्वतंत्र विधा के रूप में देखा जा रहा है किसको? अनुवाद पुनरीक्षण को, अनुवाद मूल्यांकन को या अनुवाद समीक्षा को या तीनों को? तो अनुवाद समीक्षा को देखा जा रहा है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे 28 नंबर प्रश्न है, अनुवाद प्रक्रिया के बाद शुरू होता है क्या? अनुवाद समीक्षा, अनुवाद मूल्यांकन ये दोनों शुरू होते हैं। खास करके अनुवाद प्रक्रिया के बाद में आप देखते हैं अनुवाद की समीक्षा और मूल्यांकन दोनों शुरू होते हैं, पुनरीक्षण भी शुरू होता है। अनुवाद प्रक्रिया का ही एक अंग है वो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे 29 नंबर प्रश्न है, अनुवाद समीक्षा के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो अनुवाद समीक्षा के लिए जो प्रयोग में शब्द आता है वो आता है क्रिटिसिज्म और रिव्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवोल्यूशन जो है वो अनुवाद मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जाता है, ओके।
तो ये भी एक प्रकार से अनुवाद समीक्षा के लिए प्रयोग में ला सकते हैं हालांकि, लेकिन बी ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए 60% मैं जा रहा हूँ सी के साथ और एक प्रकार से 40% हमारा है डी के साथ। अब इसमें देखेंगे यूनिवर्सिटी क्या मानती है उस पर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे 30वां नंबर प्रश्न है, अनुवाद की सफलता या विफलता की जांच करता है। तो अनुवाद की सफलता और विफलता दोनों की जांच जो होती है वो किसके द्वारा होती है? मूल्यांकनकर्ता के द्वारा होती है। 30 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मूल्यांकनकर्ता जो होता है वो अनुवाद की सफलता और विफलता दोनों की जांच करता है, जबकि जो पुनरीक्षक होता है ये केवल और केवल विफलता को पकड़ता है और उस विफलता में संशोधन भी करता है, उसको मतलब एक प्रकार से ठीक ठाक करता भी है। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा 31 नंबर प्रश्न है, साहित्यिक अनुवाद के रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। देखिए, पहला पद्य अनुवाद, दूसरा गद्य अनुवाद। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। ऊपर तो तीनों विकल्प सही हैं। डी ऑप्शन 31 का। 32 नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा, पद्य अनुवाद के अंतर्गत कौन सी विधा आती है? देखिए, पद्य अनुवाद में महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य तीनों आते हैं, यानी काव्य की सभी विधाएं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा 33 नंबर प्रश्न है, अनुवाद की सृजनात्मकता और रचनाशीलता की महत्वपूर्ण कसौटी है। सामाजिक अनुवाद, विधिक अनुवाद, साहित्यिक अनुवाद तीनों हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेत समाधि के रचनाकार का नाम है। रेत समाधि के रचनाकार कौन है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रेत समाधि के रचनाकार हैं गीतांजलि श्री जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस पर एक पुरस्कार भी मिला है, अभी उस पुरस्कार से भी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। रेत समाधि किस विधा की रचना है? तो रेत समाधि जो है एक उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। जिन्होंने डी लगाया उनको नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न 36 नंबर, रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद थंब ऑफ सेंड या टॉम्ब ऑफ सेंड करने वाली प्रसिद्ध अनुवादक कौन है? तो वो है कौन भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का बी ऑप्शन, डेजी रॉकवेल महोदया हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर आप देखिएगा, रेत समाधि को पुरस्कृत किया गया है साहित्य अकादमी से, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से या नोबेल प्राइज से या बुकर प्राइज से? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जो है मिला है रेत समाधि उपन्यास को, जो कि गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज रेत समाधि को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। 38 नंबर प्रश्न है, नोबेल प्राइज से सम्मानित करती है। देखिए, रेत समाधि जो है इस पर बुकर प्राइज मिल चुका है। ठीक है, गीतांजलि श्री की रचना है। गीतांजलि जो रचना है ये रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, इस पर मिला है नोबेल प्राइज। गोदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है, इस पर नहीं मिला नोबेल प्राइज। तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। गीतांजलि जो रचना है रविन्द्रनाथ टैगोर की, इसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया? 1913 में सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज जो मिला है गीतांजलि पर। 1910 में एक प्रकार से प्रकाशित हुई थी रचना। उसके बाद में 1911 में या 12 में इसका अनुवाद भी हुआ था और उसके बाद 1 साल के बाद में इस पर नोबेल प्राइज भी मिल गया था। अगला प्रश्न देखेंगे 39 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी कवि ड्राइडन ने साहित्यिक अनुवाद के भेद बताए हैं। तो अंग्रेजी कवि ड्राइडन महोदय ने साहित्य के जो अनुवाद के भेद बताए हैं, ये तीनों भेद बताए जो ऊपर लिखा हुआ है, मेटाफेज एंड पैराफेज एंड जो है मिटेशन। तो ये तीनों फेज इन्होंने बताए हैं। 40 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, लास्ट प्रश्न इस वीडियो का प्रश्न है, सृजनशील लेखक और साहित्य के अनुवादक में क्या होता है? अंतर है या अंतर नहीं है, या अंतर भी है और नहीं भी है? तो सृजनशील लेखक और साहित्य के अनुवाद में अंतर जरूर होता है कुछ ना कुछ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो 40 नंबर का ए ऑप्शन इज राइट आंसर। इस प्रकार से आप लोगों ने HND 204 वाले कोड का पेपर का हल आप लोगों ने जाना। ठीक है, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस BA सेकंड सेमेस्टर का मैंने पेपर सॉल्व करवा दिया 2023 का। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के अधिकतर पेपर को सॉल्व करवा दिया है, आप लोगों के समक्ष अवेलेबल है अपने यूट्यूब चैनल पर ही। प्लेलिस्ट में आप सारी वीडियोस देख पाएंगे। आप जरूर पेपर को देख लीजिएगा एक बार, और हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है उसको देख लीजिएगा, और महासंग्राम वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। अगर महासंग्राम वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो आप लोगों ने देखा। और एक बात यहीं पर आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिएगा पॉलिटिकल साइंस का जो पॉलिटिकल 104 वाला पोर्शन है इसको मैंने सॉल्व करवा दिया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, पॉलिटिकल थ्योरी वाला दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय BA सेकंड सेमेस्टर का, इसको सॉल्व करवा दिया। अभी आप लोगों ने देखा होगा 30 तारीख को ही परीक्षा हुई थी। और ये HND का 203 वाला जो पेपर है उसको भी मैंने सॉल्व करवा दिया है, हिंदी अनुवाद फर्स्ट वाला, इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, BA 4th सेमेस्टर का ही दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का, तो आप देख लीजिएगा और आसानी से
जो है आप देखेंगे और लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। और मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, जो हमारे बीए सेकंड सेमेस्टर के छात्राएँ हैं वो हमारे दूसरे चैनल बीए क्रैकर यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी प्लेलिस्ट में आप बीए सेकंड सेमेस्टर के बहुत सारे मॉडल पेपर को देख पाएंगे जो 2022 में अवेलेबल थे, 2023 के भी उसमें आपको मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में आप जा करके देख लीजिएगा। बीए फोर्थ सेमेस्टर की अगर बात करूँ तो शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर यानी इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक सब्जेक्ट की, वहाँ पर आप जाइएगा प्लेलिस्ट में तो आपको हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी और उसी में सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर अवेलेबल हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो प्लेलिस्ट आप जानते ही होंगे यूट्यूब पर, तो आप जरूर देखेंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।